ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में किस चीज़ के बारे में पढ़ा था? स्पीड ऑफ इफ्लक्स के बारे में। तो उसी टॉपिक में एक और छोटा सा उसका टॉपिक है कि टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक, कि टैंक जो है उसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है और टैंक के नीचे एक छेद हो, एक होल हो, तो फ्लूइड को खाली होने में कितना टाइम लगेगा। तो वो जो टाइम की वैल्यू आती है वो आती है कुछ इतनी। ए क्या है? कैपिटल ए। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, जो लिक्विड का फ्लूइड का ऊपर वाला जो पार्ट है उसका एरिया है। स्मॉल ए जो है वो इस होल का एरिया है कि हो, और ये एच क्या है? ये फ्लूइड का लेवल है कि किस लेवल तक फ्लूइड भरा हुआ है। और जी तो आपको पता है। तो यहां पे क्या देख सकते हैं? तो ये हो गया टाइम इतना। यहां पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि टी प्रोपोर्शनल है रूट एच के। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन इसी से हो जाते हैं कि टी प्रोपोर्शनल टू रूट एच, इससे ही रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका हो गया स्पीड ऑफ इफ्लक्स वाला जो टॉपिक था उससे रिलेटेड बातें। अब आगे आते हैं एक नए टॉपिक पे। नया टॉपिक क्या है? विस्कस फोर्स के बारे में। विस्कस शब्द और आया है हमारे पास। आइडियल फ्लूइड की जब हम बात कर रहे थे कि नॉन विस्कस होगा, जिसमें अलग अलग लेयर के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तब की बात है। अब हम आइडियल फ्लूइड की बात नहीं करेंगे, हम नॉर्मल फ्लूइड की बात करेंगे कि भाई नॉर्मल फ्लूइड है तो उसके अलग अलग लेयर के बीच फ्रिक्शन फोर्स लगता है। उसी फ्रिक्शन फोर्स को हम बोल देते हैं फ्लूइड के केस में विस्कस फोर्स। अब देखिए पहला बात क्या लिखा हुआ है? विस्कोसिटी इज इंटरनल फ्रिक्शन इन फ्लूइड मोशन। ठीक है, तो जब फ्लूइड का मोशन होता है तो अलग अलग लेयर के बीच जो फ्रिक्शन लगेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? विस्कस फोर्स बोलेंगे। और ये जो प्रॉपर्टी है फ्लूइड की वो विस्कोसिटी कहलाती है। ये किसके कारण होता है? रिलेटिव मोशन बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड। हम लिक्विड के लेयर, लिक्विड को अलग अलग लेयर में बांट सकते हैं कि भाई ये ऊपर वाला लेयर हो गया, ये नीचे वाला लेयर हो गया, ये बीच का लेयर हो गया। इस तरीके से हम बांट सकते हैं। और जब ऊपर वाला अगर लेयर मोशन करने लगे तो वो क्या चाहेगा? साथ वाले अलग लेयर को भी खींचना चाहेगा, लेकिन क्या लगता है? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा दोनों के बीच में। उसी फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या बोलेंगे? विस्कस फोर्स बोल देंगे। अब ये जो विस्कस फोर्स है किन बातों पे डिपेंड कर रहा है? जैसे कि विस्कस फोर्स लग रहा है तो ये किन बातों पे डिपेंड करता है, इस चीज को देखेंगे। पहले आप ये देख लीजिए कि एक फ्लूइड है, ये पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा, चौथा लेयर। अगर ये ऊपर वाला लेयर आगे बढ़ना चाहे तो क्या होगा? अगर ये आगे बढ़ता है तो ये अपने साथ में इस वाले लेयर को भी खींचना चाहेगा, इस पे एक फोर्स लगाएगा आगे की ओर, एक विस्कस फोर्स। ठीक है, लेकिन ये वाला लेयर तो पहले रेस्ट में था तो ये इसको रोकने की कोशिश करेगा, ये इस तरफ इसके ऊपर विस्कस फोर्स लगाएगा। तो कुछ इस तरीके से विस्कस फोर्स लगता है। अब देखिए विस्कस फोर्स किन बातों पे डिपेंड करता है? पहले तो ये करता है रिलेटिव मोशन बिटवीन लेयर्स पे, कि अलग अलग लेयर्स के बीच जो रिलेटिव मोशन हो रहे हैं उस पे, या उसी से एक रिजल्ट आता है, उसी से एक और शब्द आता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये क्या है अभी आगे देखेंगे। विस्कस फोर्स जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, पहला चीज। दूसरा, एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू लेयर्स। तो ये एक लेयर था, ये दूसरा लेयर, तो दोनों लेयर के बीच का जो एरिया है, जो दोनों कांटेक्ट करी है, जितने एरिया पे, दोनों का एरिया देखेंगे हम, तो उस एरिया पे भी डिपेंड करता है। तीसरा किस बात पे डिपेंड करता है? टाइप ऑफ फ्लूइड पे, कि भाई टाइप ऑफ फ्लूइड पे भी ये डिपेंड करता है। देखेंगे कि कैसे डिपेंड करता है। अब देखिए जो सॉलिड में जब फ्रिक्शन का केस होता है तो वहां पे कोई एरिया पे डिपेंड नहीं करता फ्रिक्शन, नहीं किस तरीके का है वो सॉलिड उस बात पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे फ्लूइड किस तरीके का है, एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना है,
इस बात पे डिपेंड करता है। अब देखिए दो मैं लिक्विड ले लेता हूँ। एक बहुत गाढ़ा लिक्विड है जैसे कि आप शहद मान लीजिए, हनी, और दूसरा तो आप वाटर मान लीजिए, तीसरा कोई ऑयल ले लीजिए। अगर मैं तीनों को हिला के रख दूं, 3 गिलास है, तीनों में एक में पानी, एक में हनी, एक में कोई ऑयल रखा हुआ है, तो तीनों को हिलाकर अगर मैं रख दूं एक साथ तो क्या होगा? पहले कौन सा रुकेगा? पहले हनी वाला रुकेगा, फिर ऑयल वाला रुकेगा और फिर वाटर वाला। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि विस्कस फोर्स किस में ज्यादा है? हनी में। हनी जो है गाढ़ा है, जो ज्यादा गाढ़ा होगा वहां उसके लेयर्स के बीच ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, एक दूसरे को रोकने की ज्यादा कोशिश करेंगे। तो हनी वाला जो है बहुत ज्यादा गाढ़ा होने के कारण वो रुक जाएगा पहले सबसे। फिर ऑयल वाला पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है लेकिन हनी से कम गाढ़ा होता है, तो फिर उसके बाद ऑयल वाला रुक जाएगा। पानी वाला ज्यादा टाइम लेगा रुकने में। क्यों? क्योंकि बाकी की तुलना में वहां उसके लेयर्स के बीच जो विस्कस फोर्स लग रहा है वो कम लग रहा है। तो ये हो गया भाई आपका विस्कस फोर्स। अब देखिए 2 कांच के प्लेट है यहाँ पे, ये 2 कांच के प्लेट है। मैंने इन दोनों कांच के प्लेट के बीच एक कोई फ्लूइड रख दिया है, रखा हुआ है अभी। ठीक, अब क्या करते हैं, ऊपर वाले कांच के प्लेट को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और ये नीचे वाला रुका ही हुआ है, इसका स्पीड 0 है लेकिन ये किसी स्पीड से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो होगा क्या, ये क्या चाहेगा कि फ्लूइड को भी अपने साथ खींचने की कोशिश करेगा कि फ्लूइड भी इसके कांटेक्ट में है, तो वो भी आगे हल्का सा आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, कुछ इस डायरेक्शन में ये लीजिए। लेकिन ये वाला फ्लूइड जब आगे बढ़ेगा तो ये वाला लेयर नीचे वाले लेयर को भी अपने साथ खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन उतना तो नहीं खींच पाएगा जितने स्पीड से ये जा रहा है, लेकिन हाँ कुछ हद तक तो खींचेगा। ये वाला नीचे वाले लेयर को, ये वाला नीचे वाले लेयर को, ये और नीचे वाले को, ये और नीचे वाले लेयर को, और ये लगभग 0। जो इस वाले प्लेट के कांटेक्ट में रहेगा वो लगभग 0 के बराबर रहेगा उसका स्पीड। तो क्या हुआ, अगर हमने 2 कांच के प्लेट के बीच लिक्विड रखा, ऊपर वाले को मोशन करवाया, तो ऊपर वाली लेयर का स्पीड ज्यादा है, नीचे वाली लेयर का स्पीड कम है। अब देख लो कि जैसे कि इसका स्पीड में, ये इस कांच से इसकी दूरी में y मान लेता हूं और इस वाले लेयर का जो स्पीड है मैं v मान लेता हूं। इस वाले कांच से इस वाले लेयर का जो दूरी है y प्लस डेल y बोल देता हूं, और इस वाले का स्पीड इससे तो थोड़ा ज्यादा होगा, v प्लस डेल v बोल देता हूं। ये डेल v हो गया, ये डेल y हो गया। ठीक है, अब हम डिफाइन करेंगे किस चीज को, वेलोसिटी ग्रेडियंट को। तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा क्या, यहाँ पे आपका डेल v आया है और एक डेल y आया है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट आपका होता है डेल v डिवाइड बाई डेल y। ठीक है, इसी को बहुत स्मॉल के लिए dv डिवाइड बाई dy भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब मैंने बोला था पहले यहाँ पे कि भाई जो यहाँ पे विस्कस फोर्स जो लगता है 3 बातों पे डिपेंड करता है। किन 3 बातों पे भाई? कि पहला एक तो है टाइप्स ऑफ फ्लूइड पे, तो यहाँ पे मैंने लिखा है ये आपका विस्कस फोर्स हो गया, ये आपका ईटा लिखा हो। ईटा क्या है? ये एक क्वांटिटी है जो डिपेंड करती है फ्लूइड के नेचर पे, अलग अलग फ्लूइड के लिए अलग अलग होगा। तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड पे विस्कस फोर्स जो डिपेंड करता है वो ईटा बताता है इस बात को। दूसरा एरिया ऑफ कांटेक्ट, ये आपका एरिया ऑफ कांटेक्ट, और तीसरा जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट पर ये। ठीक है, तो ये आपका हो गया विस्कस फोर्स का फार्मूला। 3 बातों पे डिपेंड किया। एक, इसको ईटा को हम बोल देते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। किस, ये है नेचर है, प्रॉपर्टी है फ्लूइड का, ये फ्लूइड के ऊपर डिपेंड करता है कि फ्लूइड गाढ़ा है तो विस्कस फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो ईटा भी उसका ज़्यादा होता है, और जो कम गाढ़ा है वहाँ विस्कस फोर्स
कम लगेगा उसके लेयर्स के बीच, तो उसका ईटा भी कम होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका विस्कस फोर्स का फॉर्मूला। अब ये ईटा के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ईटा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये जो है किस पे डिपेंड करता है? फ्लूइड पे डिपेंड करता है। इसका एसआई यूनिट केजी डिवाइड बाय मीटर सेकंड है। ठीक है, यह इसका एसआई यूनिट है। इसका एक और एसआई यूनिट है डेका पॉइज। पॉइज नहीं है, डेका पॉइज है। ठीक है, ये भी इसका एसआई यूनिट है। ये या तो आपको यूनिट में ये दिया जा सकता है या तो आपको ये दिया जा सकता है, लेकिन दोनों यूज होता है। अब एक पॉइज बराबर होता है 1 डिवाइड बाई 10 डेका पॉइज। अगर आपको दे दिया जाए कि 5 पॉइज है, उसके बाद आपको चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? आपको ज्यादातर टाइम उसको डेका पॉइज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एसआई यूनिट है। ज्यादातर टाइम हम क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कि हम चीजों को एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर आपको पॉइज में दिया जाए ईटा की वैल्यू और उसको कन्वर्ट करना हो, तो आप क्या करेंगे? ये जो रिलेशन है उसका आपको यूज करना है। ठीक है, अब देखते हैं जो विस्कोसिटी होता है वो जो लिक्विड के लिए टेम्परेचर बढ़ने पे घटता है। टेम्परेचर को बढ़ाते जाए तो लिक्विड के लिए क्या होगा कि विस्कोसिटी घटेगा। लेकिन जो गैस के केस में है, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है? विस्कोसिटी बढ़ता है। अब देखते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विस्कस फ्लो इन पाइप। अच्छा ठीक है, तो कोई फ्लूइड लेते हैं, पाइप है, उसमें कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो उस पे जो वेलोसिटी उसका डिस्ट्रीब्यूशन है कैसे होगा? तो पाइप है तो उसका ऊपर वाला लेयर, नीचे वाला लेयर तो रेस्ट में, पाइप तो रेस्ट में है, लेकिन उस पे जो फ्लूइड है वो बह रहा है। ये दोनों रेस्ट में, तो इससे जो कांटेक्ट में होंगे वो फ्लूइड तो एकदम, जो लेयर इन दोनों के कांटेक्ट में होगा फ्लूइड का, वो तो लगभग उसका स्पीड बहुत कम होगा, 0 के आसपास। लेकिन जो सेंटर पे होगा, जो इन दोनों ही सरफेस से दूर में होगा, उसका स्पीड सबसे ज्यादा, फिर इसके जस्ट बाद वाले का स्पीड, फिर इसके बाद वाले का स्पीड, कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पाइप के केस में। ठीक है, इतना लिखिए, फिर आगे देखेंगे हम।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टोक्स लॉ के बारे में देखते हैं। स्टोक्स लॉ क्या है? ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे लगेगा, ठीक है। अब कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में मोशन कर रहा है, तो जैसे ही वो मोशन करेगा तो क्या होगा, उस पे विस्कस फोर्स लगेगा। अगर उसका मोशन कुछ इस तरफ है तो उस पे अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, विस्कस फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये जो विस्कस फोर्स होता है, ये देखा गया है कि ये जो विस्कस फोर्स है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, ए प्रोपोर्शनल टू वी होता है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होगी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जब होगा तब की बात है, 6 पाई ईटा आर और वी क्या है, इसका स्पीड है। ईटा हमने देख लिया है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 6 पाई, ठीक। आर क्या है, आर है इसका रेडियस, ठीक है। आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, रेडियस ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ये आर हो गया। तो आपका विस्कस फोर्स इतना होगा, यही स्टोक्स का नियम है। अब देखिए इसमें आता है टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। कोई फ्लूइड ले लीजिए, ये आपका मैं डायग्राम बनाया हूं, यहाँ पे फ्लूइड फैला हुआ है। अच्छा, इस केस में याद रखिए ये तब होता है, अच्छा इसको देखिए फिर समझ जाएगा। ये आपका कोई फ्लूइड है और फ्लूइड कैसा फैला है, बहुत लंबी दूरी तक फैला है, ठीक। और जब यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है कि एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखते हैं फ्लूइड के ऊपर पार्ट में, किसी जगह पे ये बहुत फैला हुआ है फ्लूइड, किसी जगह हम एक ऑब्जेक्ट को, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, तो क्या होगा, उस पर कितना फोर्स लगेगा, u अभी 0 है, स्पीड उसका 0 है, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट है, उस पर नीचे की ओर उसका वेट लगेगा mg, और ऊपर की ओर क्या लगेगा, अपथ्रस्ट। जब कोई फ्लूइड में कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो ऊपर की ओर क्या लगता है, अपथ्रस्ट, जिसको हम बायोंट फोर्स भी बोलते हैं। तो नीचे की ओर mg और ऊपर की ओर क्या लगेगा, आपका u, अपथ्रस्ट। दो चीजें लग रही हैं। अगर mg बड़ा हो गया u से तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट गिरने लगेगी, और जैसे ही ये गिरने लगेगी, मोशन करने लगेगी, इसके पास कुछ स्पीड आएगा तो क्या होगा, अब फ्लूइड में इसका मोशन हो रहा है, और जैसे ही फ्लूइड में मोशन होगा, तो अभी ही तो पढ़े हैं कि इस जब भी फ्लूइड में मोशन होगा उस पे क्या लगेगा, विस्कस फोर्स लगेगा। तो ये भाई इस पे मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मोशन नीचे की ओर हो रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, एक विस्कस फोर्स। और जैसे ही ये स्टार्टिंग में 0 था, अब गिरने लगा, जैसे ही गिरते जाएगा, इसका स्पीड भी बढ़ता है, स्पीड भी बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ता है विस्कस फोर्स भी बढ़ता है, A प्रोपोर्शनल टू V। जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना ज्यादा इसका विस्कस फोर्स होगा। तो जैसे जैसे यहाँ पे तो ऊपर की ओर क्या क्या लग रहा है, U और Fe, नीचे की ओर mg। लेकिन जैसे जैसे अभी mg ज्यादा है, ऊपर की ओर दो फोर्स है, लेकिन जैसे जैसे इसका स्पीड बढ़ते जाएगा क्या होगा, विस्कस फोर्स भी बढ़ते जाएगा। और एक टाइम ऐसे आएगा जब विस्कस फोर्स और ये u दोनों को ऐड करे, ठीक है, दोनों जो फोर्स मिला के किसके बराबर अगर हो जाए, mg के। एक टाइम ऐसा आएगा ही कि गिर रहा है, विस्कस फोर्स इतना ज्यादा हो गया कि हम ऊपर के दो फोर्स को देख रहे हैं वो बराबर हो जाए mg के, नीचे वाले फोर्स के। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर की ओर जितना फोर्स लग रहा है और नीचे की ओर जितना फोर्स लग रहा है वो बराबर हो गया। और जैसे ही बराबर हुआ, यानी कि नेट फोर्स कितना, 0, u प्लस Fe बराबर हो गया mg के। तो ये केस कैसा है, नेट फोर्स बराबर 0। नेट फोर्स 0, इसका मतलब एक्सीलरेशन 0। एक्सीलरेशन 0 का क्या मतलब होता है, स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी जो उसका हो गया कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जिस टाइम पे विस्कस फोर्स प्लस u ऑफ थ्रस्ट दोनों मिला के mg के बराबर हो जाएगा,
उस टाइम में उसका जो स्पीड रहेगा ऑब्जेक्ट का, अब वो उसी स्पीड के साथ आगे बढ़ेगा। अभी तक तो गिर रहा था तो उसका स्पीड बढ़ रहा था एक्सीलरेशन के कारण, एक्सीलरेट हो रहा था वो, तो स्पीड बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। लेकिन जैसे ही एम जी बराबर हुआ यू प्लस विस्कस फोर्स के, तो क्या हो जाएगा, अब तो उस पे नेट फोर्स जीरो, तो एक्सीलरेशन भी जीरो, लेकिन स्पीड तो है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है कि अगर कोई फोर्स नहीं है तो वो जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है उसी स्पीड से आगे बढ़ेगा भाई। ठीक है, तो जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है अब उसी स्पीड से आगे बढ़ेगा, इससे इससे ज्यादा नहीं हो सकता अब उसका स्पीड। ठीक, तो इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो क्या हुआ, जो लास्ट में जो स्पीड आई, जिस स्पीड कांस्टेंट स्पीड आई, इसी स्पीड को हम बोल देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब इसका एग्जांपल एक जबरदस्त एग्जांपल है, बारिश होती है तो बारिश की बूंदें कैसी होती है, गोल। अब वो जब नीचे गिरता है तो उस पे क्या लगता है, विस्कस फोर्स। स्टार्टिंग में गिर रहा है, बहुत स्पीड से गिर रहा है, बढ़ रहा है उसका स्पीड, लेकिन एक टाइम पे क्या होगा, उस पे लगने वाला विस्कस फोर्स और अपथ्रस्ट दोनों ऊपर की ओर, mg नीचे की ओर बराबर हो गया। अब जिस स्पीड से पहले तो स्टार्टिंग में बढ़ रहा था, लेकिन एक टाइम आएगा जब इक्विलिब्रियम वाला केस आ जाएगा, सभी फोर्स नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। और जैसे ही ये होगा, वो जिस स्पीड में अभी आ गया था उसी स्पीड से अब आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं उसका स्पीड, स्पीड की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, कांस्टेंट स्पीड के साथ वो नीचे आएगा। ठीक है, अच्छा हुआ, ये बहुत अच्छा चीज है नेचर में, नहीं तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती तो हमारे लिए दिक्कत हो जाती। तो ये हो गया आपका टर्मिनल वेलोसिटी, कि जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा उसी को, जिस कांस्टेंट स्पीड से, उसी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि ऊपर वाला जो टोटल फोर्स था नीचे वाले फोर्स के साथ बराबर हो गया था। U प्लस एफ वी इक्वल टू एम जी हो गया था। वही कर लेते हैं भाई, U प्लस एफ वी इक्वल टू एम जी। और U हमने देखा था अप थ्रस्ट कितना होता है, रो वी जी। रो क्या है, फ्लूइड का डेंसिटी। वी क्या है, फ्लूइड जितना डिस्प्लेस होगा उसका वॉल्यूम, या इसको क्या बोलते हैं कि पूरी तरीके से जितना जितना भाग डूबा हो मटेरियल का, ठीक है, उसका वॉल्यूम भी होता है, या तो जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हो वो वॉल्यूम है वो। और एफ वी अभी अभी हमने देखा है इतना होता है। और ये हो गया आपका एम जी, ये हो गया रो आपका फ्लूइड का डेंसिटी। वी क्या है, यहां पे स्फीयर पूरी तरीके से डूबा हुआ है तो जितना वो फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा और जो स्फीयर का वॉल्यूम होगा वो दोनों बराबर होगा। जितना फ्लूइड जो है डिस्प्लेस हुआ उसका वॉल्यूम और स्फीयर का जो वॉल्यूम है दोनों बराबर है। तो मैं यहां पर जो वी लिख रहा हूं वो समझिए कि स्फीयर का वॉल्यूम है इंटू जी। यहाँ पे इक्विलिब्रियम के केस में मैं क्या लिख रहा हूँ, वी को वी टी लिख लेता हूँ। ठीक, एम को क्या लिख सकते हैं, मास को, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये स्फीयर का डेंसिटी, दो डेंसिटी है यहाँ पे, एक रो ये फ्लूइड का डेंसिटी, ये स्फीयर का डेंसिटी, v इंटू जी। ये क्या है, v क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम है। और ये वाला v क्या है, वेलोसिटी है भाई। ये भी वेलोसिटी है, ये वॉल्यूम वाला, ये भी वॉल्यूम वाला, ये वेलोसिटी है। ठीक, अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो क्या आएगा, यहां पे देखिए स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी। ये हो गया आपका टोटल, इतना हो गया, v का वैल्यू हो गया रो जी। इसको फिर से लिख दिया, ये आपका डेंसिटी है स्फीयर का, ये जी, और v बराबर फिर से स्फीयर का वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब। इसी को मैं काट खींच के जो भी सॉल्व करने के बाद वी टी का वैल्यू देखता हूं वो कुछ आएगा इतना, 2/9 आर स्क्वायर जी डिवाइड बाई ईटा। और ये डेंसिटी का डिफरेंस, किसके डेंसिटी, स्फीयर का डेंसिटी माइनस फ्लूइड का डेंसिटी का डिफरेंस। यहां पे जो रो है क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ये क्या है, डेंसिटी ऑफ स्फीयर। तो ये आ गया आपका टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक, तो ये आपके टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। यहां पे हम देख सकते हैं कि जो आपका टर्मिनल वेलोसिटी है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, वो रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। स्फीयर के, स्फीयर का रेडियस जितना बड़ा टर्मिनल वेलोसिटी भी उसका उतना ही बड़ा। अगर मैं वी टी और आर के बीच ग्राफ बनाऊं, ये आर और वी टी के बीच, तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा वी टी भी बढ़ता जाएगा, स्क्वायर है तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। एक और ग्राफ बनाता हूं मैं वी और टी के बीच, वी टी और टी के बीच नहीं बोल रहा हूं, टर्मिनल वेलोसिटी और टी के बीच नहीं बोल रहा हूं। स्टार्टिंग में स्फीयर जो था उसका स्पीड टाइम के साथ कैसे कैसे चेंज हुआ इसके ऊपर। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, रुका हुआ था, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और एक टाइम ऐसा आया इक्विलिब्रियम का टाइम, जब नेट फोर्स उस पर 0 हो गया तो स्पीड भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये तो ये हो गया आपका v वर्सेस t का ग्राफ। तो ये भी लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, अगर जो डेंसिटी ऑफ स्फीयर है वो छोटा हो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से, तो क्या होगा? तो यहां पे आप देख सकते हो इस फॉर्मूले से, ये अगर छोटा हो गया रो से, तो Vt का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा नेगेटिव। यानी कि अब तक जो नीचे की ओर आ रहा था उसको हम ले रहे थे पॉजिटिव, नेगेटिव हो गया वेलोसिटी। इसका मतलब क्या कि उसका डायरेक्शन अब ऊपर की ओर होना चाहिए। अगर स्फीयर का डेंसिटी जो है कम हो गया डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से, तो जो स्फीयर है वो ऊपर की ओर जाएगी। इसका क्या मतलब है? एग्जांपल लीजिए कि बबल का, कि कोई बबल बनता है वाटर सरफेस के नीचे की ओर बनता है, वाटर सरफेस के आसपास। तो होगा क्या कि वहां पे बबल में क्या है? एयर है। एयर का जो डेंसिटी है वाटर के डेंसिटी से कम होता है, तो वहां पर जो स्फीयर बना है, बबल बना है, वो ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला गया है यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ। अब यूनिफॉर्म स्पीड बोला है यानी कि Vt की ही बात की गई है। यूनिफॉर्म स्पीड कब होता है? टर्मिनल वेलोसिटी ही यूनिफॉर्म स्पीड होती है। ठीक है, अब बॉल का जो यहाँ पे डायमीटर दिया गया है, ठीक है, बॉल का डायमीटर कितना है? 2 सेंटीमीटर। इसका जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और ये किसी लिक्विड में आगे बढ़ रहा है। अब इसी सेम लिक्विड में 1 सेंटीमीटर डायमीटर वाले बॉल का स्पीड कितना होगा? Vt निकालना है हमें। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या होगा। तो Vt फर्स्ट क्या है हमारे पास? 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और डायमीटर कितना है? डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, यानी कि इसका रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। पहला चीज। दूसरा चीज हमें क्या निकालना है, और क्या जानकारी दी गई है? D2 दिया गया है, वो है 1 सेंटीमीटर, यानी कि R2 हो जाएगा हाफ सेंटीमीटर। हमें निकालना है Vt2। अब होता क्या है? Vt प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। यहाँ पे देखिए Vt प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं Vt2 डिवाइड बाई Vt1 इक्वल टू R2 डिवाइड बाई R1 इसका स्क्वायर। Vt2 चाहिए, Vt1 हमें पता है 20, R2 कितना है? हाफ, R1 कितना है? 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4। तो Vt2 आपका निकल के आएगा 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये लिख लीजिए।